एक बिल के पास होने से पूरा भारत बदल जाएगा। देखिए, अभी तक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी पर आरोप लगाती थी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी किए हैं, लेकिन अब नया आरोप है कि ये हिस्सा चोरी भी करने वाले हैं। तो ये बात है रीसेंट कंट्रोवर्शियल डीलिमिटेशन कमीशन बिल की, जो कि अभी हाल ही में राज्यसभा में पास हुआ है और इससे ही जुड़ा है विमेन रिजर्वेशन बिल। इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। वेलकम, आई एम तन्वी और तन्वी इनसाइट्स पर आज हम इन डेप्थ समझेंगे कि आखिर डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है और डीलिमिटेशन बिल जो पास हुआ है उससे भारत कैसे बदल जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझना होगा डीलिमिटेशन क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि भाई पूरे देश को चलाती है सरकार और भारत में डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश यानी कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसे चूज करते हैं लोग। अब हर व्यक्ति जाकर के पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं बन सकता, तो हम चूज करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। अलग अलग एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है और इसी डेमोक्रेसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारे बिहाफ पर वहां पर हमसे रिलेटेड इश्यूज को उठाते हैं, उन्हें सॉल्व कराते हैं, जैसे कि राघव चड्ढा जो रिसेंटली काफी फेमस हुए टू रेज द इश्यूज ऑफ द कॉमन पर्सन। देखिए, कहानी कुछ इस तरीके से की है कि पूरे देश को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चला रही है। इस पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसमें लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। आज के समय पर लोकसभा में 545 सीट्स हैं। अब विवाद तब होता है जब डीलिमिटेशन बिल को राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया ताकि कुछ चेंजेस अब किए जाएं, राइट। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश में एक डीलिमिटेशन कमीशन होगी जो कुछ एरियाज डिवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे देश में जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वो बहुत डाइवर्स है और अनइवन है, राइट। तो उसके प्रपोर्शन को मेंटेन करना, उसके बाद पूरे देश को एरियाज में डिवाइड करना, उन एरियाज से एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पर्सन चूज करना ताकि वो भारत के पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके, यानी कि एमपी चुना जाए। तो उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन इलेक्ट होके आता है उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, वैसे स्टेट में भी, यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में भी प्रपोर्शन के अनुपात के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उन स्टेट्स को डिवाइड किए हैं ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को चुना जा सके। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखें तो कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का नंबर भी जाता है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में अगर हम यूपी का, उत्तर प्रदेश का मेंबरशिप देखें तो आज 80 सदस्य मात्र यूपी से आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। वहीं अगर हम सदर्न स्टेट्स देखेंगे तो इनका नंबर काफी कम है। तो डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कहानी मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई आज के समय पर, राइट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो आज के समय पर उत्तर प्रदेश में एक एमएलए जो कि कम से कम 25 से 30 लाख लोगों को संभाल रहे हैं, वहीं साउथ इंडिया में एक एमएलए मात्र 15 से 20 लाख लोगों को संभाल रहे हैं, यानी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन का इशू है। तो हम जानते हैं कि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, यानी कि जनसंख्या को गिना गया था। अब उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ, लेकिन इस बार भारत में पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है। अब क्योंकि डिजिटल सेंसस हो रहा है, सरकार कहती है कि हमें डीलिमिटेशन करना पड़ेगा, यानी डीलिमिटेशन दैट मीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिन्यू करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। और यहीं पर अपोजिशन नाराज हुई और कहती है भाई तुम तो हिस्सा चोरी की तैयारी कर रहे हो। क्यों हिस्सा चोरी की तैयारी कर रहे हैं, इस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी डीलिमिटेशन का मुद्दा आता है ना, तो सदर्न स्टेट्स बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। अगर आप थोड़ा सा 1970 के इश्यूज को समझेंगे तो एक ऐसा टाइम जब देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड काफी पॉलिसीज बनाई थी, और उसमें जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, राइट।
तो जब भी अभी फिलहाल जिस सीट्स की अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो सदर्न स्टेट्स का कहना है कि जब सीट्स अलोकेट होंगी तो ये सीट्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इस हिसाब से ज्यादा सीट बट ऑब्वियस कुछ नदर्न स्टेट्स के पास जाएंगी। तो क्योंकि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बखूबी निभा रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कहा गया कि डिलिमिटेशन के लिए 1971 में किए गए सेंसस को हम फ्रीज कर देंगे। यानी कि अब जब भी इलेक्शंस होंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक्सेप्ट करेंगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो 1971 के सेंसस में डिसाइड किया गया था। इससे क्या होगा कि वो सारे स्टेट्स जहां पर फर्टिलिटी काफी ज्यादा है वहां पर पावर कंसंट्रेट नहीं होगा, राइट। ऐसा ही सेम 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में होता है जो इसको फ्रीज कर देती है 2026 के इलेक्शंस से। हालांकि डिलिमिटेशंस ने थोड़ी सी छूट दी कि आप एरियाज में फेरबदल कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में नहीं। सेम 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी कहता है कि भाई आप एरियाज में बदलाव कर सकते हैं पर सीट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो विवाद क्या है, अब डिलिमिटेशन की जरूरत क्या पड़ी है? देखो, अगर 1971 की पॉपुलेशन देखें तो भारत की पॉपुलेशन 55 करोड़ थी, लेकिन आज हम 140 करोड़ को भी क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से अंडर रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि एक एमएलए के ऊपर लोग यानी कि जनता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जब जनता बढ़ती जाएगी तो आपको पता है ना ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ना ही कोई काम वैसा हो पाएगा जो कम पॉपुलेशन में हो सकता है। हालांकि काम तो तब भी नहीं होगा। बट बात क्या आती है, देखिए नया जो डिलिमिटेशन बिल है वो क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब सरकार का ये न्यू डिलिमिटेशन बिल को पास करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले सरकार कहती है कि अब जो इलेक्शंस होंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन नेक्स्ट सेंसस, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो अगले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए वो किस बिहाफ पर बनाएगी? नए सेंसस के हिसाब से बनाएगी। देखो 2011 में वैसे तो सेंसस हुए थे और हर 10 साल में सेंसस होने थे, पर 2021 में इस बहाने से नहीं हुए कि कोविड है। तो अब 2029 जब नेक्स्ट इलेक्शंस होने वाले उसके पहले सारी प्रोसेस बहुत तेजी में होती जा रही है क्योंकि मामला इलेक्शंस का है। पर इनका कहना है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाएंगी वो किस बिहाफ पर करेंगे? हम नेक्स्ट सेंसस के हिसाब से। तो नेक्स्ट सेंसस के हिसाब से तो काफी चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो नदर्न स्टेट्स में ज्यादा बढ़ी है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स कहां पर बढ़ने वाली हैं? नदर्न स्टेट्स में। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपोजिशन और सदर्न स्टेट्स इस पर क्वेश्चन उठाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा चेंज ये है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, प्रेशर भी बढ़ा है, तो जो नया पार्लियामेंट बनाया गया, देखो पुराने पार्लियामेंट में तो सीट ही नहीं थी, राइट। ऐसे घुस कर सारे सदस्य बैठते थे, लेकिन अब जो नया पार्लियामेंट बनाया उसमें सीट्स भी बढ़ गई हैं। तो दे आर प्लानिंग कि 545 से सीट्स को बढ़ाकर 800 साढ़े 800 के बीच में कहीं कर दिया जाए। एक तो ये भी है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल विमेन रिजर्वेशन बिल, राइट, विमेन रिजर्वेशन एक्ट कहेंगे हम। तो 2023 में फाइनली विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया है जो 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है भारत में महिलाओं को। पहले क्या होता था कि ये 1/3 रिजर्वेशन जो है वो इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन अब ये जो 33% रिजर्वेशन है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में भी ऐड कर दिया गया। लेकिन अब होता क्या है कि ये रिजर्वेशन तो तभी लागू हो पाएगा जब नया सेंसस होगा। तो सरकार का इस बिल में ये कहना है कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल को तभी लागू करेंगे जब डिलिमिटेशन बिल पास होगा। एंड दिस इज अ कंट्रोवर्सी क्योंकि सारे अपोजिशन का कहना है कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल को तो सपोर्ट करते हैं, यानी कि उस एक्ट को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अपोजिशन क्या चाहती है या अपोजिशन का क्वेश्चन क्यों करना बनता है, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है सदर्न स्टेट्स। भाई सदर्न स्टेट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुमने पॉलिसी बनाई थी कि फैमिली प्लानिंग करो, राइट, पॉपुलेशन को रिड्यूस करो, हमने बहुत अच्छे से कर ली। तो क्या हमारे अच्छे काम करने की सजा ये होगी कि पार्लियामेंट में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा? क्योंकि बट ऑब्वियस जब पॉपुलेशन के हिसाब से आप सीट डिसाइड करोगे तो नदर्न स्टेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले जाएंगी। पहली बात, जब नदर्न स्टेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले जाएंगी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी इन्फ्लुएंस में रहेंगी? वो सारी जो कि डोमिनेट करती हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया में, वो नहीं जो साउथ ऑफ इंडिया में। और आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री को उठा करके देखें तो नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज में कितने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हमें बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात तो ये रही। तीसरी बात है इलेक्टोरल एडवांटेज। एग्जैक्टली, राइट।
सीट्स ज्यादा नॉर्थ में, इलेक्टोरल एडवांटेज नॉर्थ में, तो 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, ये जो है दैट विल बी क्वेश्चनेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए जब भी अगर कोई पार्टी डोमिनेट कर रही है देश में, राइट, तो वो पार्लियामेंट में भी डोमिनेट कर ही रही है। अगर ये कंडीशन बनती है तो बट ऑब्वियस नॉर्थ में जो पार्टी डोमिनेट कर रही है वही पार्लियामेंट में डोमिनेट करेगी। तो सदर्न स्टेट्स का कहना है कि हमारी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका तो कोई से बचेगा ही। इन सभी विवादों की वजह से ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बिल है दैट कम इनटू कंट्रोवर्सी, और इसी कंट्रोवर्सी में खिंचकर आ जाता है विमेन रिजर्वेशन बिल। देखो एक तो डेकेड्स के बाद, कम से कम 13 साल के इंतजार के बाद तुमने एक अधिकार दिया था कि 1/3 विमेन, द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। वो भी इतनी कंट्रोवर्सी में घुस चुका है कि मुझे तो नहीं लगता कि अगले इलेक्शंस में वुमेन को कोई भी रिजर्वेशन मिलेगा। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया है और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इन डेप्थ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करो तन्वी इनसाइट।